गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब? आप लोगों ने अध्याय 2 पार्ट 1 का वीडियो देख लिया होगा, जिसमें मैंने आपको पुष्प की संरचना के बारे में बताया था कि पुष्प की संरचना कैसे होती है, पुष्प के कौन-कौन से भाग होते हैं और पुष्प के नर भाग में किस प्रकार से परागकण बनते हैं और परागकण में कैसे नर युग्मक का निर्माण होता है। आज मैं आपको इस वीडियो में पुष्प के मादा भाग जयांग के बारे में बताऊँगा कि जयांग जो होता है उसमें किस प्रकार से मादा युग्मक बनते हैं। इससे पहले मैं आपको नोट्स के माध्यम से पढ़ा रहा था, आज मैं आपको वीडियो लेक्चर के माध्यम से पढ़ाऊँगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पुष्प का जो मादा भाग होता है वो जायांग कहलाता है और जायांग जो होता है इसी में मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो एक जायांग जो होता है उसमें कौन कौन से भाग पाए जाते हैं? तो जायांग जो होते हैं उसमें मुख्य रूप से 3 भाग पाए जाते हैं। वैसे एक पर्टिकुलर जायांग को हम कार्पल या स्त्री केसर भी कहते हैं या पिस्टिल भी कहते हैं। तो एक जो पिस्टिल होता है उसमें कौन कौन से भाग पाए जाते हैं? तो एक जो पिस्टिल होता है उसमें मुख्य रूप से 3 भाग पाए जाते हैं। तो सबसे ऊपरी भाग जो होता है वो कहलाता है वर्तिकाग्र या स्टिग्मा। इसमें बीच में नली के समान स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर होता है ये कहलाता है स्टाइल या वर्तिका। और नीचे ये जो फूला हुआ संरचना दिख रहा है ये कहलाता है अंडाशय या ओवरी। ये जो अंडाशय या ओवरी होता है इसी भाग में बहुत सारे क्या होते हैं, बीजांड लगे होते हैं। और इसी बीजांड में क्या चीज है, बीजांड। और इसी बीजांड के अंदर में क्या होते हैं, मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो एक बीजांड की संरचना कैसे होती है और किस प्रकार से बीजांड में मादा युग्मक का निर्माण कैसे होता है देखते हैं। तो एक बीजांड की संरचना को हम देख लेते हैं कि एक बीजांड जो होता है वो कैसे दिखते हैं। तो एक बीजांड जो होता है उसमें सबसे नीचे की तरफ एक वृंत या डंठल पाया जाता है और इस वृंत या डंठल को कहते हैं हम बीजांड वृंत। या इंग्लिश में इसको कहते हैं फ्यूनिकल। और ये फ्यूनिकल जो होता है नीचे की ओर प्लासेंटा जो होता है या जरायु जिसको बोलते हैं उससे जुड़ा होता है। ये जो बीजांड वृंत होता है जिस स्थान पर बीजांड से जुड़ा होता है, ये बीजांड की संरचना है, बीजांड से जहां पर ये जुड़ा होता है तो ये भाग जो होता है वो कहलाता है नाभिका या इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइलम। एक बीजांड जो होता है वो 2 आवरण के द्वारा घिरा होता है। इसका बाहर का तरफ का जो आवरण होता है ये कहलाता है बाह्य आवरण या इंग्लिश में इसको बोलते हैं आउटर इंटेगुमेंट। आउटर इंटेगुमेंट। इसके अंदर तरफ एक और आवरण पाया जाता है, ये आवरण जो होता है वो कहलाता है अंतः आवरण या इनर इंटेगुमेंट। बीजांड में नीचे का जो भाग होता है वो पूरी तरह से कवर नहीं हो पाता, मतलब
आवरण जो होता है वो पूरी तरह से बीजाणु को ढक नहीं पाते, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, एक छेद जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, और इस छेद वाले भाग को या स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, बीजाणु द्वार, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के जस्ट इनके अपोजिट साइड में या इनके विपरीत भाग में पाया जाता है, वो भाग कहलाता है निभाग, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं चैलेजा। और बीजांड का मुख्य ये जो भाग होता है ये कहलाता है बीजांडकाय, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं न्यूसेलस। और इस बीजांडकाय के अंदर में बहुत सारे क्या होते हैं, कोशिका पाए जाते हैं, जो कैसे होते हैं, द्विदूतर की कोशिका होते हैं या पैरेनकाइमेटस कोशिका होते हैं। इस बीजांडकाय के अंदर में एक छोटा सा कोष पाया जाता है, और ये जो कोष होता है ये कहलाता है भ्रूण कोष। या इनको बोलते हैं इम्ब्रियो शेक। और इसी भ्रूण कोष या इम्ब्रियो शेक में क्या होता है, मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो देख लेते हैं भ्रूण कोष की संरचना कैसे होती है। तो भ्रूण कोष में सबसे ऊपर की तरफ 3 कोशिका होती है, और इन तीनों कोशिकाओं को कहते हैं प्रतिमुख कोशिका, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल। मध्य में 2 और कोशिका होती है जो बाद में जुड़ करके एक कोशिका का निर्माण करते हैं, आपस में संलयित होकर के, जिसमें 2 केंद्रक होते हैं। ये कहलाता है द्वितीयक केंद्रक या सेकेंडरी न्यूक्ली। और नीचे की तरफ 3 और कोशिका होती हैं, जिनमें से किनारे किनारे की ओर जो होते हैं, ये जो कोशिका होते हैं वो कहलाते हैं सहायक कोशिका, या इनको बोलते हैं सिनर्जिट। और बीच की ये जो कोशिका होती है ये कहलाता है अंड कोशिका, या एक सेल। और यही जो एक सेल होता है यही मादा युग्मक होता है, जिनका निर्माण कहाँ पे हो रहा है, इस जयांग के अंदर में। तो इस तरह से अगर एक बीजांड की संरचना को देखें तो बीजांड जो होते हैं कौन कौन से भाग से मिलकर के बना होते हैं। तो सबसे पहला भाग जो नीचे की ओर जो डंठल होता है वो कहलाता है बीजांड वृंद, और डंठल जो होता है जिस भाग से बीजांड से लगा होता है वो कहलाता है नाभिका या हाइलम। और इसमें 2 आवरण पाए जाते हैं, बाह्य आवरण और अंतः आवरण। नीचे की तरफ जो छिद्र पाया जाता है वो कहलाता है बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल। इनके अपोजिट में जो पाया जाता है वो कहलाता है निभाग या चैलेजा। और इसका मध्य भाग जो होता है या केंद्रीय जो भाग होता है ये कहलाता है बीजांडकाय या न्यूसेलस। और इसी बीजांडकाय के अंदर में बनता है क्या चीज, मादा युग्मक। इस बीजांडकाय के अंदर में क्या होता है, एम्ब्रियो शेक होता है, और एम्ब्रियो शेक में ऊपर की तरफ की 3 कोशिका एंटीपोडल सेल कहलाती है, बीच की जो होती है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस कहलाता है, और नीचे की 3 कोशिकाओं में से साइड की जो 2 कोशिका होती है ये कहलाते हैं सहायक कोशिका या सिनर्जिट, और बीच की एक जो कोशिका है वो कहलाती है अंड कोशिका या एक सेल। तो बीजांड को मेगा स्पोरेंजियम भी कहते हैं या गुरु बीजाणुधानी, क्योंकि इसी के अंदर में क्या होता है, मादा युग्मक का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं बीजांड के प्रकार के बारे में कि बीजांड जो होते हैं वो कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो बीजांड के 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से 6 टाइप, तो ये होता है ऋजुवर्ती, प्रतीप, अनुप्रस्थावर्त, वक्रवर्त, अनुप्रस्थ और कुंडलित। तो एक एक के बारे में हम देखते हैं। तो ऋजुवर्ती या आर्थोट्रोपस बीजांड क्या होते हैं। तो ऋजुवर्ती या आर्थोट्रोपस बीजांड जो होता है उसमें माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार, और चैलेजा या निभाग, और फ्यूनिकल या बीजांड वृंद, तीनों जो होते हैं वो एक ही सीध में पाए जाते हैं। तो जब तीनों एक ही सीध में पाए जाते हैं तो ऐसे बीजांड को क्या कहते हैं, ऋजुवर्ती या आर्थोट्रोपस। तो इस प्रकार का जो बीजांड होता है वो एक तो मिलता है किसमें, पान में और
पालीगोनम में। ये दोनों पौधों में जो बीजांड होता है वो कौन से प्रकार का होता है, तो आर्थोट्रोपस प्रकार का इसमें बीजांड पाया जाता है। दूसरा प्रतीप या अधोमुखी या एनोट्रोपस बीजांड जो होता है ये जस्ट उल्टा होता है। यहाँ पे देखिए रिजोवर्ती कैसा था, सीधा था, और एनोट्रोपस जो बीजांड होता है वो कैसा होता है, उल्टा होता है। इसमें माइक्रोपाइल जो होता है वो नीचे की ओर होता है, और चैलेजा जो होता है वो ऊपर की ओर होता है, और फ्यूनिकल क्या होता है इसमें नीचे होता है। तो फ्यूनिकल और माइक्रोपाइल दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के आसपास में आ जाते हैं, और बीजांड पूरी तरह से कैसा होता है, उल्टा होता है। कई बार क्वेश्चन आया है कि सबसे अधिक किस प्रकार के बीजांड पाए जाते हैं, तो आपको बता दूं सबसे ज्यादा पौधों में एनोट्रोपस प्रकार का या इसी प्रकार का बीजांड जो होता है वो पाया जाता है। तो ये कौन कौन से पौधों में खासकर मिलते हैं, तो ये मिलता है आपके चना, मटर या सेम इत्यादि पौधों में इसी प्रकार का बीजांड पाया जाता है। तीसरा है अनुप्रस्थावर्त या जिनको हम बोलते हैं हेमी एनाट्रोपस। तो इस प्रकार के बीजांड में क्या होता है, बीजांड जो होता है वो एक समकोण बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये भाग क्या है हमारा, माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार, ये भाग क्या है, चैलेजा, और ये भाग क्या है हमारा, फ्यूनिकल या बीजांड वृंत। तो इसमें तीनों जो होते हैं कौन कौन सा, बीजांड वृंत, चैलेजा और फ्यूनिकल, तीनों क्या करते हैं, एक समकोण बनाते हैं। यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से हम ऐसा करें तो लगभग 90 डिग्री का कोण बन रहा है, मतलब बीजांड कैसा यहाँ पे समकोण स्थित होता है। तब ऐसे बीजांड को हम क्या कहते हैं, हेमी एनाट्रोपस या अनुप्रस्था वर्त। तो इसके अंतर्गत कौन से पौधे जो होते हैं इसमें इस प्रकार के बीजांड पाए जाते हैं, तो ये पाया जाता है ट्राइमूला। ट्राइमूला का जो पौधा होता है इसका बीजांड जो होता है वो कौन से प्रकार का होता है, अनुप्रस्था वर्त प्रकार का होता है। चौथा प्रकार जो होता है बीजांड का वो कहलाता है वक्रवर्त या कैम्पाइलोट्रापस। इसमें क्या होता है, नाम से पता चला वक्रावर्त, वक्र वक्र का मतलब होता है थोड़ा सा मुड़ा हुआ। तो इसमें बीजांड जो होता है थोड़ा सा कैसा होता है, थोड़ा सा मुड़ जाता है, वक्र हो जाता है, जिनके कारण ये घोड़े की नाल के समान दिखाई देता है। इसमें माइक्रोपाइल जो होता है वो नीचे की तरफ होता है, लेजर जो होता है वो भी ऊपर होता है, और फ्यूनिकल जो होता है वो नीचे। यहाँ पे क्या हो रहा है, बीजांड जो है थोड़ा सा मुड़ गया है, तो ऐसे बीजांड को क्या कहते हैं, वक्रवर्त या कैम्पाइलोट्रापस। तो इस प्रकार का बीजांड जो होता है वो देखने को मिलता है हमको सरसों में और मूली में। सरसों और मूली जो होता है इनके पुष्पों में इस प्रकार का बीजांड देखने को मिलता है। पांचवा प्रकार है अनुप्रस्थ या जिनको हम बोलते हैं एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस में क्या होता है, बीजांड जो होता है थोड़ा सा ज्यादा और वक्र हो जाता है, जिनके कारण ये जो अंदर का इम्ब्रियो सेक होता है वो भी क्या हो जाता है, वक्र हो जाता है। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसमें इम्ब्रियो सेक जो होता है वो सीधा ही रहता है, पर इसमें इम्ब्रियो सेक भी क्या हो जाता है, थोड़ा सा मुड़ जाता है, और तब इनको हम क्या कहते हैं, एम्फीट्रोपस। तो एम्फीट्रोपस जो बीजांड होता है वो कौन कौन से पौधों में मिलता है, तो ये मिलता है एलिस्मा और ब्यूटोमस। एलिस्मा और ब्यूटोमस का जो पौधा होता है उसमें इसी प्रकार के बीजांड जो होता है वो देखने को मिलता है। लास्ट है कुंडलित या सर्सिनोट्रोपस। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले बीजांड जो होता है वो सीधा होता है जस्ट इसके जैसा, लेकिन जैसे वृंत बढ़ता है तो थोड़ा सा वृंत बढ़ने के बाद क्या होता है, ये थोड़ा सा मुड़ जाता है। उनके बाद फिर धीरे धीरे जैसे वृंत की वृद्धि होती है थोड़ा सा झुकते जाता है, और एक कंडीशन ऐसा आता है कि ये पूरी तरह से घूम करके क्या हो जाता है, ऊपर उल्टा हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं पहले सीधा था, जब बढ़ते गया तो इस प्रकार से एक पूरा राउंड ले लेते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कुंडलित बीजांड। तो इस प्रकार का बीजांड जो होता है ये देखने को मिलता है हमको नागफनी में। अब हम देखते हैं बीजांड के अंदर में किस प्रकार से मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो बीजांड के अंदर में मादा युग्मक का निर्माण एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा होती है जिसे हम गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। या इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस।
तो मादा युग्मक का निर्माण कौन से क्रिया के द्वारा होता है? तो गुरु बीजाणु जनन या मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या है? तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका जिसे हम कहते हैं मेगा स्पोर मदर सेल, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका के द्वारा गुरु बीजाणु का निर्माण होना। जिनको बोलते हैं मेगा स्पोर। गुरु बीजाणु जनन क्रिया क्या होती है? तो गुरु बीजाणु जनन की क्रिया में गुरु बीजाणु मातृ कोशिका जो होती है वो किसका निर्माण करता है? गुरु बीजाणु या मेगा स्पोर। तो गुरु बीजाणु जनन मातृ कोशिका के द्वारा गुरु बीजाणु के बनने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु जनन। ये जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ पे होती है? इस न्यूसेलस के अंदर में, बीजांडकाय के अंदर में। तो गुरु बीजाणु जनन की क्रिया में सबसे पहले क्या होता है? इस न्यूसेलस या बीजांडकाय की जो हाइपोडर्मल कोशिका होता है, हाइपोडर्मल कोशिका या इनको बोलते हैं हम अधोस्तरी कोशिका, अधोस्तरी जो कोशिका होता है ये आकार में क्या होता है? बड़ा हो जाता है। जब ये आकार में बड़ा हो जाता है उस कंडीशन में इसे हम कहते हैं प्राथमिक आर्की स्पोरियल सेल, प्राथमिक आर्की स्पोरियल सेल। ये जो प्राथमिक आर्की स्पोरियल सेल जो होता है वो सबसे पहले क्या करता है? समसूत्री विभाजन करता है और समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर के क्या करता है? ये दो कोशिका का निर्माण करता है। कितनी कोशिका बनाता है ये? दो कोशिका। एक जो कोशिका है ये कहलाता है प्राथमिक भित्ति कोशिका, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम प्राइमरी पेराइटल सेल। और दूसरा जो कोशिका होता है ये कहलाता है प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। तो इस तरह से प्राथमिक आर्की स्पोरियल सेल के द्वारा क्या होता है? दो कोशिका का निर्माण होता है। कौन से विभाजन के द्वारा? समसूत्री विभाजन के द्वारा। कौन कौन से कोशिका? एक तो बनाता है प्राथमिक भित्ति कोशिका और दूसरा बनाता है प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। प्राथमिक भित्ति कोशिका जो होता है ये अविभाजित रहता है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता, कोई भी परिवर्तन नहीं होता। और दूसरी जो कोशिका होती है कौन सा? प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। ये सीधे ही गुरु बीजाणु मातृ कोशिका की तरह क्या करता है? ये व्यवहार करने लगता है, या मेगा स्पोर मदर सेल की तरह क्या करता है? ये व्यवहार करने लगता है। अब ये कुछ समय बाद आकार में बड़ा हो जाता है और आकार में बड़ा होने के बाद अब इसमें क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। जो प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका है जिनको अपन क्या बोल रहे हैं? प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। ये जो प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल होता है उसमें कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ये जो होता है वो चार कोशिका का निर्माण करता है। कितनी कोशिका का निर्माण करता है? चार। इस तरह से ये क्या करता है? चार कोशिका का निर्माण करता है। ये कहाँ पे बढ़ रहा है? चारों कोशिका इस न्यूसेलस या बीजांडकाय के अंदर में। न्यूसेलस की हाइपोडर्मल कोशिका जो होता है वो आकार में बड़ा हो जाता है, तब इनको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी आर्की स्पोरियल सेल। ये क्या हुआ था? समसूत्री विभाजन द्वारा दो कोशिका बनाया था, प्राथमिक भित्ति कोशिका और प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका, प्राइमरी पेराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। ये प्राथमिक स्पोरोजीनस सेल जो होता है वो सीधे ही मेगा स्पोर मदर सेल या गुरु बीजाणु मातृ कोशिका की तरह क्या करता है? व्यवहार करता है और थोड़ा सा आकार में बड़ा हो जाता है। तब इसमें कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ये क्या करता है? ये चार कोशिका का निर्माण करता है। मेगा स्पोर मदर सेल जो होता है कितने कोशिका बनाता है? चार स्पोर का निर्माण करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? गुरु बीजाणु या मेगा स्पोर। ये कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं,
अर्थात इसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है, आधी होती है। और ये चारों जो होते हैं वो एक रैखिक क्रम में या लाइनर सीक्वेंस में रहते हैं। क्योंकि ये 4 की संख्या में होते हैं, इसलिए इन चारों को एक साथ हम क्या कहते हैं, टेट्राड भी कहते हैं। इस टेट्राड मेगा स्पोर में से 3 जो मेगा स्पोर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। 3 मेगा स्पोर जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और एक मेगा स्पोर जो होता है, जनरली चेलेजर पोर्शन के जो मेगा स्पोर होता है वो एक्टिव होता है या क्रियाशील होता है, और थोड़ा सा क्या होता है, आकार में वृद्धि कर लेते हैं। अब ये जो गुरु बीजाणु होता है, अब इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। ये थोड़ा सा आकार में क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। किसमें, ये जो बचा हुआ मेगा स्पोर है या गुरु बीजाणु है, ये क्या होता है, थोड़ा सा आकार में बड़ा हो जाता है। अब ये क्या करते हैं, पुनः समसूत्री विभाजन के द्वारा क्या करता है, ये 2 कोशिका का निर्माण करते हैं। ये जो मेगा स्पोर था या गुरु बीजाणु था, ये क्या करते हैं, समसूत्री विभाजन करते हैं और 2 कोशिका बना लेते हैं, जिनमें से एक जो कोशिका होती है वो चलेजर पोर्शन की तरफ चला जाता है और एक जो होता है वो माइक्रोपाइल की तरफ होता है। तो इस तरह से कितनी कोशिका का निर्माण होता है, यहाँ पे 2 कोशिका है। मेगा स्पोर जो होता है वो कितना कोशिका बनाता है, 2 कोशिका बनाता है। अब पुनः एक बार फिर से क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है और ये दोनों कोशिका जो होते हैं ये फिर से क्या करते हैं, एक एक से 2-2 कोशिका का निर्माण कर लेते हैं। तो इस तरह से 2 से कितना कोशिका बन जाता है, 4 कोशिका। एक बार फिर से समसूत्री विभाजन होता है और ये चारों जो कोशिका होता है ये क्या करते हैं, 8 कोशिका का निर्माण कर लेते हैं। तो इस तरह से ये 8 कोशिका जो होती है वो कहाँ पे पाया जाता है, इस न्यूसेलस में या बीजांडकाय के अंदर में। अब ये 8 कोशिका जो होती है वो क्या होते हैं, व्यवस्थित होना चालू कर देते हैं, अरेंजमेंट होना चालू कर देते हैं। और उसके बाद ये 8 कोशिका जो होता है एक कोश लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, भ्रूण कोश। तो इस भ्रूण कोश में कितनी कोशिका होती है, तो 8 सेल होते हैं और 8 क्या होते हैं, इसमें केंद्रक होते हैं। अब इसमें क्या होता है, ऊपर की एक जो चलेजर पोर्शन की तरफ का एक जो कोशिका होता है वो मध्य में आ जाता है, और वैसे ही एक जो होता है माइक्रोपाइल की तरफ की जो कोशिका होता है ये भी क्या होता है, मध्य में आ जाता है। ये दोनों जो होते हैं आपस में फ्यूज होकर के या संलयित होकर के एक कोशिका का निर्माण कर देते हैं। अब इस कोशिका को हम कहते हैं द्वितीयक केंद्रक। अब ऊपर की तरफ की ये जो 3 कोशिका हैं ये भी क्या होते हैं, अरेंज होना चालू कर देती हैं, और ये तीनों जो है वो व्यवस्थित होकर के प्रतिमुख कोशिका या एंटीपोडल सेल का निर्माण करते हैं। ये तीनों कोशिका क्या होते हैं, ऊपर की ओर अरेंज हो जाते हैं, तभी इनको क्या बोलते हैं हम, प्रतिमुख कोशिका या इनको बोलते हैं एंटीपोडल सेल। वैसे ही नीचे तरफ की ये 3 जो कोशिका होती है ये भी व्यवस्थित हो जाती है। और इनमें किनारे किनारे की ओर या साइड साइड की जो 2 कोशिका होती है, ये दोनों कोशिका जो होते हैं ये कहलाते हैं सहायक कोशिका। सहायक कोशिका या इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिनर्जिट। बीच की एक जो कोशिका होती है ये कहलाता है अंड कोशिका। या एक सेल, और यही एक सेल जो होता है यही मादा युग्मक होता है। तो इस तरह से अंत में क्या होता है, जायांग के अंदर में एक मादा युग्मक का निर्माण होता है, और ये मादा युग्मक जो होता है वो नर युग्मक, जैसे हम पढ़े थे परागकण जो होता है उसमें पराग नलिका बनता है, और ये पराग नलिका जो होता है उसमें क्या होता है, 2 नर युग्मक होते हैं। तो उनमें से एक नर युग्मक जो होता है
वो एक सेल से क्या करता है, फ्यूज करता है, और किसका निर्माण करता है, ये भ्रूण का। एक नर युग्मक क्या करता है, एक सेल से क्या करता है, फ्यूज करता है और भ्रूण का निर्माण करता है, जो कैसा होता है, 2n होता है, मतलब द्विगुणित होता है। और एक और युग्मक जो होता है, ये द्वितीयक केंद्रक से या सेकेंडरी न्यूक्लियस से क्या करता है, फ्यूज करता है और त्रिगुणित कोशिका का निर्माण करता है। ये कैसा होता है, 3n। और यही जो कोशिका होती है वो बाद में क्या करता है, भ्रूण कोश का निर्माण, भ्रूण पोष का निर्माण करता है, जिनके बारे में हम आगे वीडियो में देखेंगे।